चलो आज हम ना स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कूलम्स लॉ के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आज के लेक्चर में कि कैसे प्रोड्यूस होता है। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये कूलम्स लॉ में आपने देखा एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है ना। तो वो फोर्स कैसे लगती है उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पूरा रोल प्ले करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ। तो इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ ये जो स्पेस है, ठीक है ना, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर आप और कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक और चार्ज पार्टिकल रखा, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, कि ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हाँ, फिर ये भी इसके ऊपर लगा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल होगा, उसकी सराउंडिंग, उसकी जो स्पेस होगी ना, इसमें इस चार्ज का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है ना। फिर से बता रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग है ना, या स्पेस है। इस स्पेस में इस चार्ज पार्टिकल का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है ना। तो ये जो स्पेस है इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको प्यार से क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या देखा जा सकता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन बी ऑब्जर्व्ड ना, in which the influence of charge particle can be observed। चलो ये बात तो क्लियर होगी हमें कि जो स्पेस होती है वहाँ, उसको हम, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, याद रखना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको स्टडी करने के दो तरीके कौन कौन से। एक तो है बेटा वेक्टर अप्रोच, और एक है स्केलर अप्रोच। वेक्टर अप्रोच के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस स्पेस को स्टडी करते हैं, तो जो टर्म डिफाइन किया गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको E से लिखा गया, E वेक्टर, ठीक है। और स्केलर अप्रोच है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V से लिखा जाता है। मतलब स्टडी स्पेस को ही करना है कि चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है वहाँ पर क्या क्या हरकत हो सकती है। अगर हम दूसरा चार्ज रखें, 3 चार्ज रखें, 10 चार्ज रखें, या बहुत सारे चार्ज हैं तो वो ग्रुप में इकट्ठे कर लिए गए, तो उनके चारों तरफ जो स्पेस है उसको स्टडी करना है। तो दो तरीके होते हैं इसको स्टडी करने के, एक होता है वेक्टर अप्रोच, एक होता है स्केलर अप्रोच। वेक्टर अप्रोच में जो टर्म डिफाइन किया गया वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बट एक बात याद रखो, इसको प्यार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको प्यार से, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप यूजुअली पोटेंशियल भी बोल देते हो। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए दो टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए दो टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बच्चे, टीचर शॉर्ट फॉर्म में जल्दी में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, इतना तो पता लग गया चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होता क्या है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसको कैसे देखा जाए यार, इसको देखने के लिए तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको E से ही लिखा गया है। मैं भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलूँगा, आप भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलने के आदी हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे देखा जाता है। देखो, कूलम लॉ से ही कहानी शुरू होगी कि मान लो कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है,
है ना, कि ये एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल का है, इसका चार्ज है Q। तो इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है। तो उसको पता करने के लिए स्पेस है ना, तो यहाँ पर ये एक मैंने वेक्टर बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अभी ये जो पॉइंट P है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इस P पॉइंट पे अगर मैं एक छोटा सा चार्ज रख देता हूँ, है ना, Q नॉट का, नॉट इंडिकेट करता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि ये बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ही नहीं कर पाता। कई बार बच्चा सवाल कर देता है कि ये भी तो चार्ज है ना, रेड वाला Q नॉट भी तो चार्ज है, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। तो मैं अभी से आपको क्लियर कर देता हूँ, ये इतना छोटा है, इट कैन नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ये है हमारा सोर्स चार्ज, सो इट कैन नॉट डिस्टर्ब। ये हमने इमेजिन किया है कि इतना छोटा चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक इमेजिनरी है ना, एक्चुअली कोई चार्ज है नहीं। इट कैन नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक, इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता दी। लेकिन चार्ज है तो इस पर क्या होगा, है ना, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह देता हूँ कि ये r डिस्टेंस है ना, तो इस पर फोर्स लगेगी, हाँ लगेगी भाई, क्यों नहीं लगेगी, इस पर फोर्स लगेगी, कूलम फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स कितनी होगी ना, तो हम लिखेंगे वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट डिवाइडेड बाय इतनी फोर्स लगेगी इस पर, है ना, बाय कूलम्स लॉ। ये भी पता लग गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर मुझे डिफाइन करनी है तो डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है तो वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अब मैंने इधर वेक्टर लिखा है तो मैं इधर भी वेक्टर लगा देता हूँ, है ना, मैग्नीट्यूड लिखता तो मैग्नीट्यूड लिख देता। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है ना। तो इस डेफिनेशन में अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो अब क्या होगा, ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास क्या बचेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी Q अपॉन R स्क्वायर। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया जिसको आप यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Q अपॉन R स्क्वायर, K का वैल्यू आपको पता होता है, K इज इक्वल टू 1/4πε0। Q हो गया सोर्स चार्ज और R क्या हो गया, R है कि P पॉइंट कितनी दूरी पर था सोर्स चार्ज से, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सोर्स चार्ज। यहाँ से एक बात और आपको पता लगती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना, R स्क्वायर के, है ना। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो इसको क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड होगी, कैसी फील्ड होगी, कंजर्वेटिव फील्ड होगी। हम बात करेंगे सारी चीज़ों की कंजर्वेटिव, हालांकि हम 11th क्लास में पढ़ के आते हैं कि कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, वैसा ही कुछ ये भी है, ठीक है। कूलम फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है और ये जो फील्ड होगी, है ना, स्टेशनरी चार्ज के कारण। याद रखें कि ये जो चार्जेस हैं ये फिक्स हैं, ये चार्जेस कैसे हैं, फिक्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस क्या है, रेस्ट पर होने चाहिए, है ना। ये भी चार्ज कैसा होगा, फिक्स होगा, फिक्स चार्जेस की कहानी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या होगा, एक और बात सीख लेते हैं। एक और बात हमें ये सीखनी है कि अगर मेरे पास ये कोई सोर्स चार्ज है और ये मेरे पास कोई
टेस्ट चार्ज है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसी है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सोर्स चार्ज तो फोर्स भी लगा रहा है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फोर्स किस पे लगा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर लगा है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम व्हेन बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव ना, ये लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर same when both the charges are positive, when both the charges are positive। लेकिन अगर दूसरा चार्ज, सोर्स चार्ज के अलावा दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव होता तो फिर क्या होता, जैसे ये मैं कहता हूँ ये सोर्स चार्ज है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई दूसरा चार्ज आ गया, मैंने कहा ये नेगेटिव क्यों है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, 180 डिग्री का एंगल होगा इनमें ना। तो इन दिस सिचुएशन, so we can say in this case the direction of force vector and electric field vector are opposite। अपोजिट है तो कितना एंगल, अपोजिट कितना एंगल, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में आसान सी एग्जांपल है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी स्ट्रेंथ आपको दे रखी गई है न्यूटन बाय कूलम। अब देखो इसका यूनिट अगर आप देखोगे तो यूनिट भी तो न्यूटन बाय कूलम आएगा ना, कि यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम। सो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा न्यूटन बाय कूलम। ठीक, तो एग्जाम्पल में कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है और इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन द चार्ज। सो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड of force that act on the charges of कौन कौन से आपको चार्ज दिए गए हैं, एक तो है +2 माइक्रोकूलम एंड दूसरा दिया गया है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये दिए गए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फोर्स निकालनी है। अब देखो बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स बाय चार्ज, है ना। तो यहाँ से बेटा फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। चलो फर्स्ट, अगर हमारे पास Q की वैल्यू पॉजिटिव है, +2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, सॉरी फोर्स कितना आने वाला है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वैल्यू लिख देते हैं 2 × 10⁻⁻⁶, ये कूलम में हो जाएगा, है ना, माइक्रो है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁵। सॉल्व करेंगे जब हम, ये आएगा 10⁻⁻1 इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्लियर हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव या इलेक्ट्रिक, चलो यहाँ पर सोर्स चार्ज तो दिया ही नहीं था, लेकिन इतना पता था कि ये जिस पे फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है। तो हमने क्या सीखा था अभी कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। और दूसरा चार्ज है हमारे पास -5 माइक्रो कूलम का। तो ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हो जाएगा -5, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिखा जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻5। सॉल्व करेंगे, -5 इंटू 10⁻1 आ जाएगा, सो -0.5 न्यूटन आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज था तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी बात है नहीं ना। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है कि आपके पास वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 4 × 10⁵ न्यूटन बाय कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इट इज जस्ट प्रिवेंटिंग अ वाटर ड्रॉप, जिसका मास कितना है, ऑफ मास 1 × 10⁻⁻4 kg, -4 kg, इतना मास है, फ्रॉम फॉलिंग। आपसे पूछा गया व्हाट इज द चार्ज ऑफ द ड्रॉप, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप, ये सवाल पूछ लिया गया। देखो क्या कंडीशन है बेटा, अच्छे से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकल, और जो मान लेते हैं कि ये हमारे पास है ड्रॉप, है ना, और ड्रॉप का कुछ मास है, तो मास के कारण इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ जस्ट प्रिवेंटिंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट इज़ जस्ट प्रिवेंटिंग, है ना। तो प्रिवेंट करना है फ्रॉम फॉलिंग, कि नीचे ना गिरे। तो नीचे ना गिरे ऐसी सिचुएशन कब अराइज हो सकती है, जब ये तो है फोर्स, है ना, ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स को तो फोर्स ही कैंसिल करेगा ना, तो ये इस पे जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगे को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी ना, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स अगर इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, मास पे 0 हो जाएगी, है ना। तो ये नीचे नहीं गिरेगा, है ना। हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी को किसने बैलेंस कर लिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसने बैलेंस कर लिया, है ना। ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल नीचे गिर रहा था। तो आप इनको इक्वेट करोगे, जब आप इनको इक्वेट करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने आएगा फोर्स 1 = फोर्स 2, सो QE = mg। तो चार्ज निकालना था तो mg/e, इस तरह से। अब मास आपको क्वेश्चन में गिवन था, मास है इसका 10⁻⁻4 इंटू जी की वैल्यू आपको 9.8 लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁻5। आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करके चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, यहाँ पर आसान है कैलकुलेट करना। तो जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको चार्ज आ जाएगा 2.45 × 10⁻⁻9 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो बिल्कुल ही आसान, कोई बड़ी बातें आज मैंने सिखाई नहीं है आपको, बिल्कुल आसान सी बात सिखाई है। फार्मूला कैसे यूज़ करना है, फार्मूला कैसे बनता है कूलम लॉ से, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसका वेक्टर अप्रोच क्या है, स्केलर अप्रोच क्या है, यूनिट क्या होती है, और जब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, जब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। कोई ज़्यादा बातें मैंने आज की नहीं हैं, इतनी सी बातें हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए लेक्चर में। बट याद रखें, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।